वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। आज हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के लिए। जैसे कि यूपी टीजीटी का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो उसके लिए हमने एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो उसमें जो फर्स्ट लेक्चर है प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग्स, यानी कि लेक्चर 1 प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो जब हम कभी सुदूर अतीत की बात करेंगे, यानी कि अपने पास्ट की बात करेंगे, जब कोई कागज या कोई भाषा या कोई लिखित शब्द नहीं होता था, तो इसलिए उस टाइम पे क्या होता था, कोई किताबें और लिखित दस्तावेज भी नहीं था। तो जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको क्या दिया है, प्रागैतिहास का नाम दिया, यानी कि इनको प्रागैतिहास के नाम से जाना जाता है। इन स्थानों की बाद में खुदाई हुई। खुदाई से क्या हुआ कि पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवासों और प्राचीन मनुष्यों, जानवरों की हड्डियों और गुफाओं की दीवारों पर कुछ हमें चित्र पता चले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी यहाँ पर रिसर्च की गई थी, उनके द्वारा क्या क्या पता चला है, पुराने औजार यानी कि जो ओल्ड इक्विपमेंट होते थे, और ये पॉट्स, आवास और प्राचीन मनुष्यों और उनकी हड्डियों पर इन वस्तुओं और गुफा चित्रों से प्राप्त जानकारी को एक साथ जोड़कर जो हमारे विद्वान हुए, उन्होंने इसको प्रागैतिहासिक काल के नाम दिया है। तो प्रागैतिहासिक काल मेनली वो होता है जिसमें हमें कोई ना तो कोई रिटन दस्तावेज मिले और ना ही कोई कागज या लैंग्वेज के रूप में मिले हैं, यानी कि जिनकी भाषा को ना ही तो पढ़ा जा सकता है ना ही समझा जा सकता है। तो ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने उनको प्रागैतिहासिक काल में रखा है। तो उन्होंने उनकी रिसर्च की थी, इसके हिसाब से उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग कैसे हुआ करते थे और कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो जो मेनली पेंटिंग और ड्राइंग है, जो मानव द्वारा खुद को व्यक्त करने के लिए सबसे पुराना कला के रूप थे, यानी कि अगर किसी मैन को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए जो प्राचीन आर्ट थी वो पेंटिंग और ड्राइंग के माध्यम से मनुष्य अपने आप को व्यक्त करता था। गुफाओं की दीवारों को वो अपने कैनवास के रूप में इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो कैनवास बोर्ड होता है, तो उनका कैनवास बोर्ड क्या होता था, गुफाओं की जो वॉल्स होती थी, वो उनके लिए केव्स वॉल होती थी, वो उनको अपने कैनवास के रूप में इस्तेमाल करते थे। प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने ये चित्र क्यों बनाए, यानी कि सोचने वाला क्वेश्चन है कि इन्होंने ये चित्र क्यों बनाए। मेनली जो हिस्ट्री का मतलब होता है, पढ़ने का, हिस्ट्री का मतलब यही होता है कि वहां से हम उनको कैसे सीखें और अपने आने वाले जीवन में उनको अप्लाई करें, यानी कि जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। एक महान साइंटिस्ट हुए हैं न्यूटन, उनका मानना था कि इंसान वो नहीं है जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। मतलब इंसान को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि जो इंटेलिजेंट इंसान होगा, इंटेलिजेंट मैन होगा, वो होगा जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखेगा। क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस करने जाएंगे तो आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आप जो इंटेलिजेंट मैन होता है वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। तो बेसिकली यही पर्पज होता है हिस्ट्री को पढ़ाने का कक्षाओं वगैरह में, और जो एग्जाम में पूछने का इनका यही एक मकसद है कि वो आपने वहां से क्या ऑब्जर्व किया, वहां से क्या सीखा। तो क्वेश्चन यही बनता है कि प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने चित्र क्यों बनाए। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने आशयों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए या अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को एक दृश्य रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया हो और चित्रित किया हो। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं कि बहुत से लोगों को एक डायरी लिखने का शौक होता है, जिसमें वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी नोट करता है। तो इसी तरीके से जो प्रागैतिहासिक काल था, यानी कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, उसके अंदर जो मनुष्य होता था उस टाइम का, उसने अपनी जो उनकी एक्टिविटी होती थी उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसने कोई पेंटिंग की, और उसका कैनवास क्या होता था, कैनल की या गुफाओं की दीवारें होती थी। मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुराना पाषाण या पूरा पाषाण युग के रूप में भी जानते हैं। पाषाण मतलब स्टोन एज, यानी कि पत्थरों का समय। हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या निचले पुरापाषाण के लोगों ने कभी किसी कला वस्तु का निर्माण किया था। निचले पुरापाषाण से यहाँ का मतलब है लोअर प्रीहिस्टोरिक। लेकिन ऊपरी पाषाण काल, यानी कि जब निचला क्या है, क्या हो तभी को प्राचीन हो गया, ऊपरी थोड़ा उससे मध्यम वाला, यानी कि जो थोड़ा सा उसके ऊपर की तरफ चलेंगे। तो जो पूरा पाषाण काल तक हमें कलात्मक गतिविधियों का प्रसार देखने को मिलता है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो कलात्मक गतिविधियां थी वो कहाँ मिली है, वो अपर पूरा पाषाण काल में मिली है। दुनिया भर में इस समय की कई गुफाओं की दीवारों जानवरों के बारीक नक्शेदारी और चित्रित चित्रों से भरी हुई है।
यानी कि इनकी जो गुफाएं हैं वो पूरे वर्ल्ड में मिली हैं, जिनका शिकार गुफा में रहने वाले करते थे। यानी कि मनुष्य क्या था, पहले वो खुले में रहता था, फिर उसे अनुभव हुआ कि मुझे बरसात ठंड वगैरह से बचना चाहिए, तो उसने गुफा में रहना स्टार्ट कर दिया। तो जो इन गुफाओं में रहते थे, उनके जो शिकार वगैरह करके वो लाते थे, उन्हीं को उन्होंने अपने जो गोल होती थी गुफाओं की, उन पर उन्होंने चित्रित किया। उनके चित्र के जो विषय थे, जो पेंटिंग के मेनली सब्जेक्ट जो होते थे उनके, वो मानव आकृतियां, मानव गतिविधियां, ज्यामितीय डिजाइन और पशु के प्रतीक हैं। भारत में प्राचीनतम चित्रों का जो ऊपरी पराकाष्ठ से सूचित किया गया, यानी कि जो अपर प्रीहिस्टोरिक पीरियड है, वो ही हमारा प्राचीनतम जो कलाकाल है, वो ही वहीं से हमें ज्यादातर नमूने मिले हैं भारत के अंदर। अपर यानी कि जो ऊपरी पूरा पाषाण काल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर पैलेथोलिक टाइम्स। भारत में रॉक पेंटिंग की जो पहली खोज थी वो 1867 और 68 में एक पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, इनका नाम था आर्किबोल्ड कार्लाली के द्वारा की गई थी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से ये सीधा सीधा बन गया कि भारत में रॉक पेंटिंग की खोज कब हुई थी, तो वो कब हुई थी 1867 से 1868 में। और किसने की थी, आर्किबोल्ड कार्लाली ने की थी। और रॉक पेंटिंग क्या होती है, यानी कि ये पत्थरों पर की हुई पेंटिंग है। फिर स्पेन में जो अल्तामीरा की खोज थी, उससे 12 साल पहले ही की जा चुकी थी। यानी कि जो कार्कबन, एंडरसन, मित्रा और घोष जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में ही बड़ी संख्या में साइटें मिली है। तो यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए। ये अल्तामीरा कहाँ है, वो स्पेन में है। और ये कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा और घोष, ये सब कौन है, ये आर्कियोलॉजिस्ट है। भारत में जो रॉक पेंटिंग की पहली खोज की थी वो किसने की थी, आर्किबोल्ड कार्लाली ने की थी। 1867 से 68 के दौरान की थी उन्होंने। भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी संख्या में साइटें मिली हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। कुछ चित्रों में उत्तराखंड में भी कुमाऊं की पहाड़ियों के रूप में भी सूचित किया गया है। यानी कि जो कुछ चित्र हैं वो उत्तराखंड में जो कुमाऊं पहाड़ियां हैं वहां पर भी इंगित किए गए हैं। एक अल्मोड़ा है जो बेरेचिना रोड पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अल्मोड़ा में भी हमें काफी रॉक शेल्टर मिले हैं। एक लखू दयार है, ये कौन सी नदी के किनारे है, ये सुआल नदी के तट पर है। यहाँ पर भी रॉक शेल्टर की प्रागैतिहासिक चित्रों को दर्शाते हैं। जैसे कि ये आप फोटो में देख रहे होंगे, ये हाथ में हाथ पकड़े हुए डांसिंग करते हुए कुछ इन्होंने दिखाया गया है इन पेंटिंग में। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बन गए कि लखू दयार कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सुआल नदी के किनारे है। लखू दयार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफा, यानी कि 1 लाख केव्स। यहाँ समान रूपों में दर्शाया जाता है। एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और एक बहुत टांगों वाली छिपकली, जिन्हें यानी कि लिजार्ड्स कह सकते हैं आप इंग्लिश में। जो ये लहरदार रेखाएं, आयत से भरे ज्यामितीय डिजाइन और डॉट्स के समूह को भी यहाँ देखा जा सकता है। यानी कि जब आप ये वेवी लाइंस देख रहे होंगे, ये वेवी लाइंस जो है, ये भी कहाँ मिली है, ये भी लद्दुखलाय यानी कि उत्तराखंड में मिली है। तो ये क्वेश्चन एक और बन गया यहाँ से कि लद्दुखलाय का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो 1 लाख केव्स होता है, जिसमें क्या क्या मिले हैं आपको, ज्यामितीय डिजाइन और डॉट्स के समूह मिले हैं। यहाँ दिखाए गए दिलचस्प दृश्यों में से एक हाथ से जुड़ी हुई नृत्य मानव आकृतियां का है। चित्रों का कुछ सुपर इंपोजिशन भी है। सुपर इंपोजिशन मतलब एक के ऊपर एक, यानी कि फिर से पेंटिंग कर देना, वो कहते हैं सुपर इंपोजिशन। तो पहले काले रंग में होती थी, इनके ऊपर फिर क्या हुआ, लाल गेरुआ रंग आ गया और अंतिम में सफेद चित्र से सुपर इंपोजिशन किया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या था, ब्लैक कलर की होती थी, फिर उसके ऊपर क्या कर दिया, लाल कलर कर दिया किसी ने, और फिर क्या कर दिया, जो लास्ट ग्रुप था वो सफेद चित्रों का था। कश्मीर से उत्खनन के साथ 2 स्लैब की सूचना भी मिलती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जो ग्रेनाइट चट्टानों ने नवपाषाण काल के व्यक्ति को उसके चित्र के लिए उपयुक्त कैनवास प्रदान किए हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानों में नवपाषाण काल कहां से मिले हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। नवपाषाण काल मतलब कि न्यू पैलेथिक पीरियड। इसमें क्या है, जो पहिए की खोज थी वो भी इसी के अंदर हुई थी। किसमें हुई थी, नवपाषाण काल के अंदर ही पहिए की खोज हुई थी, जिससे क्या होता था, जो कुम्हार होता था वो अपने बर्तन डिजाइन करता था। तो पहिए की खोज कहां पर हुई थी, नवपाषाण काल में हुई थी। ऐसे कई स्थल हैं, लेकिन उनमें से अधिक प्रसिद्ध कौन सा है, कुपगुल्लू, पिकलीहोल और टेक्कलकोटा आदि ये फेमस
प्लेस है। यहाँ से 3 प्रकार के चित्रों की सूचना मिलती है। फर्स्ट कौन सी है? व्हाइट रंग में पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग इन व्हाइट रंग, यानी कि पेंटिंग इन व्हाइट कलर। सफेद पृष्ठभूमि पर लाल गेरू रंग में पेंटिंग प्राचीन ऐतिहासिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक और नवपाषाण काल के। यहाँ से 3 प्रमुख चित्र मिलते हैं। कहाँ से? कुप्लुगुलु, पिकली हॉल और तेलाकोटा से। और वो तीन चित्र कौन कौन से हैं? सफेद रंग में पेंटिंग, सफेद पृष्ठभूमि पर, यानी कि बैकग्राउंड कैसा हो गया? व्हाइट हो गया, उस पर क्या किया हुआ है? लाल गेरुए रंग से पेंटिंग की हुई है। और उसके बाद प्रारंभिक ऐतिहासिक और नवपाषाण काल के भी कुछ यहाँ से चित्र मिले हैं। चित्रित किए गए जो सब्जेक्ट होते थे, यानी कि जो विषय थे, उनके कौन कौन से थे? बैल, हाथी, सांभर, चिकारे, भेड़, बकरी, घोड़े, स्लेट, इंसान, त्रिशूल आदि। ये सब कहां से मिले हैं? ये कुप्लुगुल, पिकली हिल और तेलाकोटा नामक स्थानों पर इन चित्रों की सूचना मिली है। लेकिन वहां पर वनस्पति जो रूपांतरण था, यानी कि फ्रूट्स वगैरह, उनका ही नाम मात्र को ही वहां पर शायद कभी कोई मिला ही नहीं है उनको चित्र ऐसा। लेकिन मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वत है और उत्तर प्रदेश में उनके कैमरून विस्तार से सबसे इसमें चित्रों की सूचना मिलती है। यह पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी है। वे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, नदियों और खाड़ियों से भी भरी हुई है। लेकिन जो ये मध्य प्रदेश की विंध्याचल रेंज है और उत्तर प्रदेश के कैमरून इलाके हैं, वहां से मिले हैं वनस्पति के भी कुछ वहां पर पेंटिंग्स मिली है। इस प्रकार पाषाण युग के लोगों के रहने के लिए ये एक आदर्श स्थान था। इनमें से सबसे बड़ा जो शानदार रॉक शेल्टर है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में है, विंध्याचल पहाड़ियों में जो स्थित है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। सीधा एक तो सीधा यही बन गया कि भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो विंध्याचल श्रेणी पर है। भीमबेटका भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण में है 45 किलोमीटर, जहां से लगभग कितनी अप्रोक्सीमेट 8000 रॉक शेल्टर फाउंड हुई है, जिनमें से 500 तो पेंटिंग ही है। भीमबेटका गुफाओं की जो खोज की थी वो 1957 और 58 में जो प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट थे वीएस वाकनर, इन्होंने की थी। तो यहाँ से आपके सीधे से 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो समय बन गया 1947-58 भीमबेटका की इन्वेंट हुई थी और किसने की थी? वीएस वाकनकर ने की थी, जिन्होंने अपना अधिकतर समय जंगलों में ही बिताया और उन्होंने नई नई रिसर्च करी। भीमबेटका की जो गुफाएं थी उनमें से जो इनकी फेमस जो इनकी पेंटिंग होती थी, ये इन्होंने छतों पर भी पेंटिंग की हुई है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि इन्होंने छतों पर भी पेंटिंग की हुई है, जिसमें उस समय के दैनिक जीवन की सांसारिक घटनाओं से लेकर पवित्र और शाही चित्र शामिल है। इनमें शिकार, नृत्य, संगीत, घोड़े और हाथी सवार, जानवरों की लड़ाई, शहद संग्रह, बोर्डों की सजावट और अन्य घरेलू दृश्य भी शामिल है। भीमबेटका की चट्टानों को शैली, तकनीकी और अध्यारोपण के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? शैली के आधार पर। चित्रों को 7 ऐतिहासिक अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, यानी कि तांबे वाला युग। इसके बाद 4 और क्रमिक काल है। तो मेनली अगर क्वेश्चन आने लगा कि चित्रों और शैली के आधार पर भीमबेटका की चट्टानों को कितने समूह वर्गीकृत किया गया है, तो वो 7 ऐतिहासिक अवधियों में वर्गीकृत उसको किया गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण, यानी कि अपर पैलेथोलिक, फिर मेसोलिथिक एंड थर्ड जो होता है वो कैक्लोलिथिक है, यानी कि ताम्र पाषाण है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल के चित्र हरे और गहरे लाल रंग में रेखीय प्रतिनिधित्व थे। एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से, बहुत डीप क्वेश्चन है कि हरे और गहरे यानी कि जो डार्क रेड रंग के जो ये रेखीय प्रतिनिधित्व है किसमें कहां पर था? ये पूरा पाषाण काल की देन है, जिसमें विशाल जानवरों की आकृति, जैसे कि बाइसन। बाइसन क्या होता है? ये एक तरीके से ये बफेलो टाइप का होता है। हाथी, बांग, गैंडे और सुअर के अलावा छड़ी जैसी मानव आकृतियां भी मिली है। छड़ी जैसी मानव आकृति से मतलब ये है, जैसे कि ये खींच दी और ये, तो ये क्या हो गया? ये छड़ी जैसी मानव की आकृति हो गई। तो ये कहां से मिली है? ये भी पूरा पाषाण काल से मिली है। कुछ हमें वॉश पेंटिंग भी मिली है, लेकिन ज्यादातर वो कौन सी है? वे ज्यामितीय पैटर्न पर है, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है ये उस पर मिली है वॉश पेंटिंग। हरे रंग के चित्र किसको रिप्रेजेंट करते थे? नर्तकियों को। और लाल रंग के चित्र शिकारियों को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिकारी है तो क्या करेगा? वो खून निकालेगा, तो लाल रंग से शिकारी हो गया। और जो नर्तकी थी यानी जो डांसर थी वो कैसे होते हैं? वो प्रकृति को शो करते हैं, आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। तो डांसर है वो नेचर को रिप्रेजेंट करती है और शिकारी खून निकालता है, तो इसलिए लाल रंग क्या है? शिकारी के लिए और हरा रंग डांसर्स के लिए।
फिर आता है मध्य पाषाण काल, यानी कि इसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। पेंटिंग्स की जो सबसे बड़ी संख्या है वो इसी मध्य पाषाण काल में मिली है। मध्य पाषाण पेंटिंग का कवर करती है, यानी कि पेंटिंग के लिए कौन फेमस है? मध्य पाषाण काल। लेकिन पेंटिंग आकार में कैसी होती थी? छोटी होती थी। शिकार के दृश्य प्रबल होते थे। शिकार के दृश्य में लोगों को समूह में शिकार करते हुए दिखाया गया, जैसे कि कांटेदार भालू, भाले, नुकीले डंडे, तीर और धनुष से ये लैस होते थे, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे। कुछ चित्रों में तो इन जो आदिम पुरुष यानी कि जो पुराने पुरुष होते थे को संभवतः जानवरों को पकड़ने के लिए जाल और जाल के साथ दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और आभूषण पहने दिखाया गया है। कभी कभी पुरुषों को विस्तृत सिर पोशाक और कभी कभी मुखौटे के साथ चित्रित किया गया। मुखौटे यानी कि अपने आप को कवर करके आते थे, भेष बदल के आते, जिससे वो जानवरों का शिकार कर सके। ये सब पेंटिंग उन्होंने पत्थरों पर उकेरी है। हाथी, बाइसन, बाघ, सुअर, हिरन, मर्ग, तेंदुआ, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी और कभी कभी पक्षियों को भी उन्होंने चित्रित किया है। मध्य पाषाण काल के जानवरों को रंगना पसंद करते थे। तो अगर ये क्वेश्चन बनने लगा कि जानवरों को रंगना कौन पसंद करता था, तो वो मध्य पाषाण काल के लोग करते थे। कुछ तस्वीरों में जानवर इंसानों का पीछा कर रहे हैं और दूसरे में उनके यानी कि मनुष्यों का पीछा कर रहे हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा शिकार किया जा रहा है। यानी कि दोनों ही चीजें दिखाई गई हैं चित्रों में। किसी में तो यानी कि मनुष्य के पीछे जानवर भाग रहे हैं और किसी में जानवर के पीछे मनुष्य भाग रहा है, यानी कि उनका शिकार कर रहा है। कुछ जानवरों के चित्र विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में जानवरों के प्रति भय दिखाते हैं, यानी कि वो जानवरों से डरते थे इसलिए उनका शिकार करते थे। लेकिन अन्य उसके अलावा कोमलता और प्रेमता की भावना भी दिखाते हैं। मुख्य रूप से जानवरों को प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ नक्काशी भी है। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक शैली में चित्रित किया गया था, मनुष्य को केवल शैलीगत तरीके चित्रित किया गया था। एक क्वेश्चन ये और बन गया कि जानवरों को कैसे उन्होंने चित्रित किया? प्राकृतिक शैली में, यानी कि नेचुरल स्कल्पचर में, और मनुष्य को उन्होंने केवल शैलीगत तरीके से ही चित्रित किया। तो प्राकृतिक कौन से हो गए? जानवर, और शैलीगत कौन से हो गए? मनुष्य हो गए। महिलाओं को नग्न और कपड़ दोनों में चित्रित किया जाता है। इन चित्रों में युवा वर्ग समान रूप से दिख पाते हैं। बच्चों को दौड़ते, कूदते, खेलते हुए चित्रित किया जाता है। सामूहिक नृत्य एक सामान्य विषय प्रदान करते हैं। पेड़ों से फल या शहद इकट्ठे करने वाले लोगों के चित्र और महिलाओं को पीसकर खाना बनाते हैं, यानी कि एक तरीके से उन्होंने इनकी फैमिली फुटेज भी इसमें इन्होंने प्रदर्शित की हुई है अपने रॉक शेल्टर में। तो ये सब किसकी देन है? ये मध्य पाषाण काल की पेंटिंग्स है, यानी कि जो सबसे अधिक पेंटिंग्स मिली है वो मध्य पाषाण काल के दौरान ही मिली है। कई लोग आश्रय में तो हाथ के निशान, मुट्ठी के निशान और उंगलियों द्वारा बनाए गए बिंदु भी पाते हैं, यानी कि लोक शेल्टरों में हम हाथ के निशान, मुट्ठी के निशान और उंगलियों द्वारा बनाए गए बिंदु भी पाते हैं। कुछ स्थान तो ऐसे हैं कि जहां पर कुछ ही पेंटिंग्स मिली है, शायद वो उनके यानी कि जो वहां पर उनका आसपास का एरिया था उन्होंने कम दिखाया, शायद वो उनके पवित्र स्थल होते होंगे इसलिए उन्होंने उनको कम दिखाया है। भीमबेटका के कलाकारों ने सफेद, पीले, नारंगी, लाल, गेरू, बैंगनी, भूरा, हरा और काले के विभिन्न रंगों सहित कई रंगों का इस्तेमाल किया है, लेकिन सफेद और लाल उनके पसंदीदा रंग थे। तो उनके फेवरेट कलर कौन से थे? व्हाइट एंड रेड। पेंट होते हैं विभिन्न चट्टानों और खनिजों को पीसकर बनाए गए थे, यानी कि जो पेंट थे कि कहां से आए थे? जो चट्टानें, जो खनिज थे उनको पीसकर बनाए गए थे, जैसे कि हेमेटाइट। भारत में इसको क्या कहते हैं? गेरू के रूप में जाना जाता है, थोड़ा सा रेड कलर का होता है। इससे लाल हो गए तो हेमेटाइट कहां से बनाए? वो गेरू से बनाए। और हरे रंग की कोई किस्म होती है, जिसे चेल्डोनी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बन गया कि ये चेल्डोनी क्या है? कि ये हरे रंग की एक टाइप होती है, कुछ हरे रंग की किस्म से बना होगा, इसलिए पत्ती फूल वगैरह से बना होगा। ये सफेद कहां से बना है? ये सफेद चूना पत्थर से बना होगा। तो खनिज की चट्टानों को पहले पाउडर बनाया गया होगा, फिर उससे चूना पत्थर बना के उन्होंने सफेद में कन्वर्ट कर दिया। तो हेमेटाइट क्या है? गेरू का रूप है। और हरे रंग क्या है? किसी हरे रंग की किस्म से आया, वैसे चेल्डोनी कहते हैं। और सफेद चूना पत्थर से आया होगा। हो सकता है इन सभी रंगों को पानी के साथ पहले मिक्स किया गया होगा और फिर कुछ मोटे या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या गोंद या पेड़ों से जो राल टपकती है के साथ मिलाया गया होगा, फिर इन रंगों को इन्वेंट किया गया होगा। ब्रश जो होते थे वो फाइबर से बने होते थे। ऐसा माना जाता है कि चट्टानों की सतह पर मौजूद जो ऑक्साइड की जो रिएक्शन होती थी उसके कारण ये रंग आज भी बरकरार है। यहाँ के कलाकारों ने रॉक शेल्टर की दीवारों और छतों पर अपनी पेंटिंग बनाई जहां लोग रहते थे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही देखी होगी। तो ये जो क्या है, रॉक शेल्टर उन्होंने छतों पर भी बनाई हुई है। कुछ सबसे खूबसूरत जो पेंटिंग है वो रॉक शेल्टर पर शेल्टर की छत के करीब बहुत ऊपर है, यानी कि इन्होंने
क्या किया है, पेंटिंग के ऊपर ही पेंटिंग बना दी। शुरुआती इंसानों ने इतनी असहज स्थिति में चट्टान पर पेंट करना क्यों चुना? क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि जो शुरुआती जो इंसान थे, मैन थे, इतनी असहज स्थिति में भी चट्टान पर पेंट करना उन्होंने क्यों चुना? इन जगहों पर बनाई गई पेंटिंग शायद लोगों के लिए उन्हें दूर से ही नोटिस कराने के लिए की थी। जैसे कि आपने आजकल के घरों में देखा होगा कि जो घर की जो छत होती है उस पर क्या कराया जाता है, उस पर पीओपी वगैरह पीओपी से डिजाइन किया जाता है। तो ये पहले ही से ही चलता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने भी क्या किया होगा कि जो गुफा होती है, उनकी जो छतें वगैरह होती हैं, उस पर ही इन्होंने पेंटिंग की। शायद उसका एक कारण यही था कि जिससे लोग दूर से ही नोटिस कर सके कि हाँ कुछ बना हुआ है। जो उनके सचित्र की गुणवत्ता की उनमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पास क्या थे कि जो इक्विपमेंट की कमी होने के बावजूद भी उनकी जो क्वालिटी थी उनके चित्रों की पेंटिंग की, उसमें आज तक कोई कमी नहीं आई है। जैसे कि तीव्र काम करने की स्थिति, अपर्याप्त टोल और सामग्री आदि। ऐसा लगता है कि जो आदिम कलाकारों में कहानी कहने का एक आंतरिक जुनून होता था, यानी कि वो कहानी बताना चाहते थे, लेकिन उनके पास ना तो कोई कागज था ना कोई लैंग्वेज थी। तो वो क्या करते थे, वो इन चित्रों के माध्यम से ही कहानी को एक्सप्रेस करते थे, उनको डिफाइन करते थे। यानी कि एक चित्र में ही उन्होंने ये सोचो कि कितनी बड़ी आर्ट है, कितनी बड़ी कला है एक मनुष्य की, कि वो बिना कहे बिना लिखे ही एक चित्र के माध्यम से अपनी पूरी की पूरी दिन को, अपने जीवन को बता रहा है। तो ये कितनी बड़ी आर्ट होगी उस टाइम के लोगों की। तो ये जो चित्र नाट्य रूप से जीवित रहने के संघर्ष में पुरुषों और जानवरों दोनों को चित्रित करते हैं। एक दृश्य में लोगों के एक समूह को बाइसन का शिकार करते हुए दिखाया गया है। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था बाइसन क्या होता है, एक बफेलो टाइप का होता है। इस प्रक्रिया में कुछ घायल पुरुषों को जमीन पर बिखरे हुए भी दिखाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा में दिखाया गया है, पुरुषों को नाचते हुए दिखाया गया है। इस तरह के चित्रों ने मनुष्य को खुले में मिलने वाले जानवरों पर शक्ति का एहसास कराया होगा। वे जन्म, मृत्यु, उम्र आने पर और शादी के समय किए जाने वाले अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में चट्टानों पर उत्कीर्ण या पेंट करते हैं। जैसे कि आपके घर, हमारे यहाँ भी होता है कि मान लिया कोई फंक्शन आया या कोई शादी वगैरह का फंक्शन आया घर में, तो हम अपने घर को एक रंगते हैं। ऐसे ही शायद उनके भी कुछ यहाँ पर ये परंपरा रही होगी। शिकार के दौरान वे नकाबपोश नृत्य भी करते थे, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, और उन्हें जानवर को मारने में मदद करता होगा। तो जो मेसोलिथिक चित्रों में शिकारों के दृश्य प्रमुख है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये और बन गया कि ये मेसोलिथिक पीरियड था, ये मध्य पाषाण काल की जो पेंटिंग्स हैं उसमें कौन से दृश्य फेमस है, तो वो शिकार के दृश्य प्रमुख होते होंगे। इसमें डांसिंग मोड में पिक्चर लिंक्ड फिगर दिखाए गए हैं, यानी कि आप देख रहे होंगे कि इसमें ये हाथ में हाथ पकड़कर ये डांस कर रहे हैं। शायद किसी फंक्शन को अपने यहाँ ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। वास्तव में यह एक अवार्तिक विषय है। ये उत्तराखंड में जो पाई हमने स्टार्टिंग में बात की थी, लखुदयार कहाँ है, सियोल रिवर के बैंक पर है, यानी कि उसके तट पर है। तो रॉक पेंटिंग के नृत्य दृश्य की भी याद कराता है। अलग अलग जानवरों के चित्र इन रूपों को चित्रित करने में आदिम कलाकारों की कौशल की महारता दिखाते हैं। अनुपात और तान वाला, यानी कि दोनों के दोनों प्रभाव कैसे हैं, इसमें वास्तविक रूप बनाए रखा गया है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि कई में रॉक आर्ट साइटों में अक्सर एक पुरानी पेंटिंग के ऊपर एक नई पेंटिंग बनाई जाती है। भीमबेटका में तो कुछ स्थानों पर 20 परतें हैं, यानी कि एक के ऊपर एक पेंटिंग कर देते थे। यानी कि किसी ने पेंटिंग करी और फिर दूसरा क्या हुआ, उसने भी आकर उसी पे ही पेंटिंग कर दी, तीसरा या उसने भी उसी को पेंटिंग कर दी। तो ऐसी 20 परतें मिली हैं भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश, भोपाल के 45 किलोमीटर दक्षिण में है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, सोचने वाली बात है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार पेंटिंग क्यों करते होंगे। तो हो सकता है इसका कारण कि क्योंकि कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती और उसे पिछली पेंटिंग पर एक और पेंटिंग बनानी थी, या कुछ पेंटिंग और स्थानों को पवित्र या विशेष माना जाता था, या इसलिए था कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल अलग अलग पीढ़ियों के लोगों द्वारा अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो ये केवल एक अनुमान लगाया गया है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि हो सकता है कि उन्हें अपनी पहली पेंटिंग पसंद आई तो उसके ऊपर उन्होंने दूसरी कर दी, क्योंकि उनके पास कैनवास तो होते नहीं थे। तो फिर एक कारण उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है ये उनके पवित्र स्थान हो, इसकी मंदिर वगैरह, या कोई दूसरी पीढ़ी आ गई हो उसने भी आकर उसी पे ही पेंटिंग कर दी हो। तो ऐसी 20 परतें कहाँ मिली है, भीमबेटका जो हमारी केव्स है वहां पर मिली है। ये प्रागैतिहासिक पेंटिंग हमें शुरुआती इंसानों, उनकी जीवन शैली, उनके भोजन की आदतों, उनके दैनिक गतिविधियों को समझाने में मदद करती है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि वे हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनका रहना सहना कैसा था, उनकी जीवन शैली कैसी थी, भोजन की आदतें कैसी थी, और सबसे बढ़कर वे हमें उनके दिमाग को समझने में मदद करते हैं, जिस तरह से उन्होंने सोचा था। आप यहीं से ही आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट आदमी रहे होंगे कि वो
जो आज हम सोच भी नहीं पा रहे, वो उन्होंने तभी सोच लिया। वो पेंटिंग के माध्यम से पूरी की पूरी अपनी जीवन की जो उनकी वो होती है उसको डिफाइन कर रहे हैं। और अगर हम किसी को बताने बैठ जाएं तो वो बोर हो जाएगा, वो सुनेगा भी नहीं हमारी बात। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मानव सभ्यता के विकास के लिए एक महान गवाह है। कई रोक हथियारों, औजारों, सैरामिक और हड्डियों के माध्यम से बने थे। किसी भी चीज से अधिक रॉक पेंटिंग इस काल के आदि मानव की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो कहीं पीछे भविष्य में छूट चुकी है। इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। सब्सक्राइब और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।